अस्सलामुअलैकुम। बजट जायज़ा में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान। पिछले तमाम प्रोग्राम्स में जब हमने मुख्तलिफ सेक्टर्स का तस्करा किया, उन सेक्टर की परफॉर्मेंस को डिस्कस किया, हमने अपने शुरू के प्रोग्राम में बात की पाकिस्तान के डेट प्रोफाइल के ऊपर, पाकिस्तान में ट्रेड के ऊपर, पाकिस्तान में इकनॉमिक ग्रोथ के हवाले से, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, हमारे हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर और साथ ही साथ और दीगर तमाम जो सेक्टर्स हैं उनको हमने इस पूरी सीरीज़ में अहाता उसकी करने की कोशिश की। जो हमारी कैपिटल मार्केट्स का एक जो प्रोग्राम या एक जो सेक्टर रुका हुआ था वो आज की प्रायोरिटी थी। आज हम इसे डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो कैपिटल मार्केट की परफॉर्मेंस है और जाहिर है कि कोविड के बाद ये कितनी मुतासिर हुई। अगर पीछे थोड़ा सा चले जाए, 3-4 साल पहले चले जाए, तो उससे पहले हम देखते थे कि पाकिस्तान में तीनों शहरों की अपनी बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस हुआ करती थी। कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और फिर इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। वॉल्यूम के हवाले से, कारोबार के हवाले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज है वो लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म था। उसके बाद इस्लाहाती अमल हुआ। इस्लाहाती अमल के बाद इसे एक फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी तीनों स्टॉक एक्सचेंज जो हैं वो मर्ज हो गई और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत में एक बड़ा नाम सामने आया। और उस वक्त तवक्कात यही थी कि इस डीम्यूचुअलाइजेशन के बाद, इस कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद, इस इंटीग्रेशन के बाद पाकिस्तान में कैपिटल मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा वुसअत इख्तियार कर लेंगी। मार्केट बेस हमारा काफी बढ़ जाएगा, इन्वेस्टर बेस हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम आ जाएंगे, जो कि इससे पहले हम हुआ करते थे। लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं है। पिछले 3-4 साल में वो चीजें देखने में नहीं आई। ना ही हमारा उस लेवल तक इन्वेस्टर बेस बढ़ा, ना ही हमारी नई प्रोडक्ट्स आई, ना ही हमारी उस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आई, और जो आई भी थी वो बहुत बुरी तरीके से वापस गई है। आज पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट जो है वो कोई आइडियल सिचुएशन में नहीं है। क्या प्रॉब्लम है, क्या सिमत है और हालात क्या हैं, इसका हम जायजा लेंगे। आज की इस नशिस्त में हमें ज्वाइन किया है, वीडियो लिंक पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फर्रुख हसन साहब। फर्रुख साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हमें मोहम्मद सुहेल साहब ने भी ज्वाइन किया। मोहम्मद सुहेल जो हैं वो सीईओ हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के, और आज के इस प्रोग्राम में फरीद आलम साहब भी मौजूद हैं। फरीद आलम साहब जो हैं वो सीईओ हैं एकेडी सिक्योरिटीज़ के, और सदर पाकिस्तान स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन यासीन लाखानी साहब भी आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। और लेटर ऑन सुलेमान मेहदी जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, वो भी आज हमें ज्वाइन करेंगे। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। फर्रुख साहब, आपकी तरफ आता हूं। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहैसियत मैनेजिंग डायरेक्टर ज्वाइन करने से पहले एक फंड मैनेजर का आपका तजर्बा, बीएमए कैपिटल को आप एक बड़ा नाम जिसको आपने कायम भी किया और उसको लेके चले, तो उम्मीद यही थी कि बहुत ज्यादा इस चीज को तेजी से आगे लेके चला जाएगा। पाकिस्तान में जो चीफ कैपिटल फॉर्मेशन के हवाले से जो ये स्टॉक एक्सचेंज है वो एक बहुत बड़ा किरदार अपना अदा कर सकता है। नई लिस्टिंग इस कंपनीज की तरफ इस एक्सचेंज में आ सकती हैं, लेकिन स्टैंड स्टिल हैं। अभी तक हम पनप नहीं पा रहे। 2001 जनवरी 2016 से अब तक का जो सफर है वो बहुत ज्यादा हौसला अफजा नहीं है। क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी फर्रुख साहब? जी इमरान, थैंक यू सो मच, और इट्स गुड टू बी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम पे वापस आकर। तो आपने दो चीज़ें कही कि एक तो हमारी कुछ उम्मीदें आपकी मुझसे वाबस्ता थी और हैं आई होप, और कुछ उम्मीदें आपकी कैपिटल मार्केट्स और स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हैं। तो जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुक़ है, मैं एंड ऑफ फरवरी में मैंने ज्वाइन किया था और ये ओहदा मैंने सीईओ का लिया, और उसके फ़ौरन बाद आपने लॉकडाउन में डाल दिया मुझे और सारी टीम को भी। मगर इन 3-4 महीने में मेरा ख्याल ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जिस तरह से टीम ने काम किया है और जिस तरह उसमें एसीसीपी, बोर्ड, ब्रोकर्स सब ने मिलकर काम किया, और ये इट हैज़ बीन अ रियल टीम एफर्ट कि एक दिन के लिए तो बहुत दूर की बात है, 1 मिनट के लिए भी मार्केट बंद नहीं हुई। अगर श्रीलंका, बांग्लादेश की तरह हमारी मार्केट बंद हो जाती तो शायद आप जो कह रहे हैं वो मैं कहता कि वाकई हमने लेट डाउन किया है सारे स्टेक होल्डर्स को। इसी लॉकडाउन के अंदर 2 सिग्निफिकेंट चीज़ों में हमने प्रोग्रेस की है।
8 या 10 साल के बाद मेरे ख्याल है पहली दफ़ा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ स्टॉक मार्केट में ETFs का, जो कि इतने सालों से नहीं आया था। और जो हम उसमें भी SECP और जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज थी उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया, और हमने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF ट्रेडेड फंड, और हमने ये कॉन्शियस डिसीजन की उसके अंदर कि इवन दो एनवायरनमेंट जो है वो आइडियल नहीं है, मगर हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमको मोमेंटम को बिल्डअप करना चाहिए है। जब हालात ठीक हो जाएंगे, प्रोडक्ट अवेलेबल है, और अब आप देखेंगे अगले 6 महीने में ऑलरेडी बहुत सारी और AMCs भी इसके ऊपर काम कर रही हैं, एंड दे आर डिफरेंट स्टेजेस में है स्ट्रक्चर करने की। इसी के साथ जो बहुत बड़ी एक लैकिंग है हमारी मार्केट में डेट साइड की, और फरीद जब यही बात हो रही थी मेरी कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने बुक बिल्डिंग बेसिस के ऊपर 200 बिलियन का पावर होल्डिंग सुकूक किया, और ये एक लैंडमार्क और ये रियली एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप था, क्योंकि गवर्नमेंट ने, SECP ने, DG डेट ने एक बहुत जो है शो किया कॉन्फिडेंस स्टॉक मार्केट के ऊपर कि इतने बड़े इशू और इतना क्रिटिकल इश्यूज के लिए जिसमें सर्कुलर डेट को इनको सेटल करना था, उन्होंने बजाय जिस तरह हमेशा जाते थे बैंकिंग सेक्टर को साथ लेकर, मगर थ्रू द स्टॉक मार्केट उसको बुक बिल्ड बेसिस से किया, जिससे ऑलमोस्ट 90 बेसिस पॉइंट का फायदा हुआ इशूअर को, और इससे एक नया रास्ता खुल गया डेट मार्केट्स को पाकिस्तान में डेवलप होने के लिए। एक वाइडर इन्वेस्टर बेस डेवलप हुई है, जिनको अपॉर्चुनिटी मिली इसमें इन्वेस्ट करने की बैंक्स के अलावा, और इसी से अब हमारी एक सेकेंडरी मार्केट भी डेवलप होएगी। तो मेरा ख्याल है इन 2-3 महीने में जिन डिफ़िकल्ट हालात में काम किया है, आई थिंक जो पूरा है इकोसिस्टम स्टॉक मार्केट का, इसमें PSX भी शामिल है, SECP भी शामिल है, CDC, NCCPL और ब्रोकर्स, आई थिंक सब ने मिलकर, और म्यूचुअल फंड्स और सारे इन्वेस्टर्स मोस्ट ऑफ ऑल ने मिलकर आई थिंक बहुत मेहनत से काम किया है टू मेक श्योर ये हमारी मार्केट ऑपरेट करती है। फरीद साहब, जो बात की जा रही है, जाहिर है कि बहुत सारी चीजें हो रही है, ETF फंड के हवाले से भी बात की, डेट मार्केट के हवाले से भी बात की, जो इस मार्केट को एक समझ लें कि जो ग्रोथ देता है, जो एक इंजन है, जो स्पेकुलेटिव आंसर है, वो बहुत अरसे से मार्केट से बाहर है। रिटेल इन्वेस्टर बेस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज उस तरीके से नहीं कर पाया। आप लोग भी ज़ाहिर है कि एक ब्रोकरेज हाउस चला रहे हैं, टॉप लाइन भी है, AKD सिक्योरिटीज भी है, आरिफ हबीब सिक्योरिटीज भी है, वो रिटेल इन्वेस्टर बेस मार्केट का कहां गया? वो इस वक्त मौजूद नहीं है। थैंक यू इमरान। मैं शुरू करूंगा आपके आंसर पे आने से पहले एक छोटा सा कमेंट फरूख साहब के लिए और PSX के लिए, कि हम लोग जब शुरू में जब हालात खराब हुए कोविड के, और हम सबको लगा कि हमारे एसेंशियल सर्विसेज या लोगों, हमारे स्टाफ को तंग करेंगे, आते जाते पूछेंगे और खुदा न खास्ता उनको हिरासत पे लेंगे, तो हम भी थोड़े थे कि, और ये पहले आपको पता है कि ब्रोकरेज जो है वो बैंक्स के साथ शामिल नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने सबने कोशिश की कि हम भी 1-2 दिन के लिए, जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती, कि हम इनसे रिक्वेस्ट करें कि ये स्टॉक एक्सचेंज बंद रखें। लेकिन हैट्स ऑफ टू देम कि इन्होंने और हम सब लोगों ने मिलके कि इसको हमारे जो स्टाफ है उसके लिए भी उन्होंने एसेंशियल सर्विसेज और बैंक्स के एट पार किया, और उससे हमारी वाली भी जो कंसर्न्स थे वो एड्रेस हुए। और ये बहुत बड़ी बात है जो कही अभी फरूख साहब ने, कि हमने इन सारे सिनेरियो में मार्केट को बंद नहीं होने दिया। लेकिन सर फरूख साहब, फरीद साहब, अब हालात जरा ज्यादा खराब हो रहे हैं। पिछले 1-2 महीने पहले सूरत हाल मुख्तलिफ थी, आज ज्यादा खराब है, संगीन सूरत हाल है। आप 1,10,000 के करीब पहुंच चुके हैं, और अब तो लोकली ट्रांसमिट जो है वो उसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब क्या स्ट्रेटेजी है, किसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं? जरा फरूख साहब से बात भी हुई होगी आपकी इसके ऊपर। जी देखें, जब शुरू में जब लोगों को ऑफ साइट से काम करने का ज्यादा तजर्बा नहीं था, मुश्किलात थी, उस वक्त वो नई चीज थी। इट इज नाउ अ न्यू नॉर्मल। अभी हमारे जैसे ब्रोकरेज हाउसेज और आई एम श्योर बहुत सारे और भी वो रिमोट एरिया से एक्सेस कर सकते हैं और अपने लिंक को डाउन हुए बगैर काम कर सकते हैं। ये आई एम श्योर ये ऐसा टॉपिक है, लेकिन मैं तो सिर्फ उस बात के ऊपर मैं कमेंट कर रहा हूं और मैं कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं कि हमें भी लगा था, हमने सबने एफर्ट की थी कि जब तक ब्रोकरेज हाउस के एम्प्लॉय को एट पार विद कमर्शियल बैंक ना लिया जाए और उनको जब पूछ रास्ते में पकड़ के उनको करेंगे, तो हमने तो कोशिश की बंद रहे। कमिंग बैक टू कि बांग्लादेश ने क्या किया, अभी जिक्र किया फरूख भाई ने, तो मैं जिक्र कर दूं
कि बांग्लादेश ने वो हरकत की या वो उनसे गलती सरजद हो गई जो हमसे हुई थी 2008 में। उन्होंने भी अपने आप को फ्लोर लगा दिया, पहले बंद किया, अब वो 5 डे की एवरेज के ऊपर तो अब गोरा खासा परेशान वहां भी है। जो हमने गलती कर दी है वो गलती आज जाके बांग्लादेश कर रहा है। कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑन द रिटेल साइड, मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि हमारे जो लोग हैं उनको बहुत समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, ऑल्दो दे आर टेकिंग देयर टाइम। इस सारे पीरियड में जो 3 महीने के जो गुजरा है, हम और हमारे जैसे और भी ब्रोकरेज हाउसेस, अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एकेडी सिक्योरिटीज और ट्रेड को, एकेडी ट्रेड जो हमारी फ्लैगशिप है रिटेल क्लाइंटेल्स के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, हर रोज ऑन एन एवरेज हमारे 150 से 200 क्लाइंट्स क्रॉस द ग्लोब खुले हैं। और यहाँ कमेंट मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा, बहुत सारी चीजों में मैं नहीं करता, कि SECP ने जो बायोमेट्रिक वाली चीज के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, वो सुहेल भी मेरे साथ थे उस मीटिंग में और हम 5-10 लोग थे, लेकिन हमने उनको समझाया कि इस पीरियड में डू नॉट ट्राई टू एक्सर्ट एक्स्ट्रा प्रेशर, क्योंकि नया क्लाइंट जब तक वो फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होगी, जब तक वो बायोमेट्रिक नहीं होगा, वो अकाउंट नहीं खोलेगा, तो सबको प्रॉब्लम होगी। तो दे वर अकोमोडेटिव एंड सो वाज द स्टॉक एक्सचेंज। रिटेलर्स आए हैं माशाल्लाह, काफी आए हैं, और अगर मैं सैंपल हूं तो मुझे तो बड़ी खुशी है कि रिटेल का थोड़ा इम्पैक्ट मार्केट में अब नजर आना शुरू हो गया है। ठीक है सुहेल साहब, आपकी तरफ आता हूं। कोविड की वजह से जो पूरी दुनिया की मार्केट्स जो है जिस तरीके से गिरी हैं आके, और जो रिवायती असबाब हुआ करते थे वो मुंह के बल आके गिरे, अपॉर्चुनिटी क्या निकली? पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस दुनिया में इतनी नीचे आ गई, पाकिस्तान ने क्या उससे फायदा उठाया? हमारे कॉर्पोरेट साइड ने क्या उससे फायदा उठाया? हमेशा से एक बात ये थी कि भाई किसी तरीके से हेज कर दें या कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस की तरफ जाएं, वहां पे जाके कुछ करें। क्या हमने मिस किया वो सब? थैंक यू इमरान भाई। देखें, जो दुनिया भर में कोविड आया है उसका 1-2 सेक्टर को फायदा जरूर हुआ हो, मगर दुनिया के हर मुल्क को इसका नुकसान हुआ है। GDP की जो ग्रोथ थी वो सबकी रिवाइज हो गई है। अब जीतेगा वो जिसकी ग्रोथ, जिसकी डिक्लाइन सबसे कम होगी। तो पाकिस्तान को वैसे ही तकलीफ थी पिछले 3 साल से, जो भी हमारे यहाँ सियासी हालात रहे, फिर इलेक्शन हुआ, फिर सारे जो मामलात रहे आपके सामने हैं, नैब की पकड़ धकड़, ये वो, तो हालात वैसे ही इकोनॉमी के बुरे थे। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप अपॉर्चुनिटीज़ कह रहे हैं, ठीक है, आपका शायद हवाला हेजिंग ऑफ ऑयल है, वो मिस कर दी हमने, मगर पाकिस्तान के हालात बहुत ही कमज़ोर हैं। अब हम खुश हो रहे हैं कि पेरिस क्लब ने पाकिस्तान का डेट रीस्केड्यूल कर दिया। अब वो लिस्ट देखें, उसमें लिस्ट क्या क्या है। इथियोपिया और अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनका डेट या तो माफ होता है गुर्बत की वजह से, या तो हमारे हालात पहले से ही बुरे थे, कोविड की वजह से मजीद बुरे हुए हैं, और उम्मीद लग नहीं रही है कि हम कोई बहुत जल्दी रिकवरी करेंगे, क्योंकि जो मैक्रो साइड पे चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। फिस्कल डेफिसिट 9%, 10% ये सस्टेन नहीं कर सकता। करंट अकाउंट डेफिसिट में फायदा हुआ है, मगर एक्सटर्नल अकाउंट की सिचुएशन देखेंगे, 2-3 हफ्ते में हमारे रिजर्व $2 बिलियन गिर गए हैं, और सेंट्रल बैंक ने और सर वो जो डेफर ऑयल पेमेंट वो भी ड्यू है इस बाय जून तक जो है, वो भी आपको शायद गालिबन देनी है कि उसका भी प्रेशर है? बिल्कुल, मैंने ये कहा कि वो प्रेशर है, क्योंकि हम चूंकि कमजोर थे दूसरे ममालिक के निस्बत, तो कोविड का जो नुकसान सबको हुआ है हमें उससे रिलेटिवली ज्यादा नुकसान हुआ। अच्छा, इस वक्त जो हमारे पैनल में फर्रुख साहब भी है, फरीद साहब भी है, और मोहम्मद सुहेल साहब भी है, और तीनों कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, और मैं इस बात पे यकीन रखता हूं कि पाकिस्तान में अगर कोई मुआशी मसला है, अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, और किसी ऐसे सेक्टर के हवाले से जो कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट है, तो बजाय इसके कि हम सियासी बातों को देखें, बजाय इसके कि हम कान सुनी बातों को देखें, हम किसी एक्सपर्ट से उसके ऊपर राय लें, और फाइनेंशियल सेक्टर के एक्सपर्ट के ऊपर कि आप किस तरह से देख रहे हैं। मेरी मुराद इस वक्त पाकिस्तान में जो ये पेट्रोल का बहरान है कि ऑयल सस्ता हुआ, दुनिया भर में पाकिस्तान में सस्ता हुआ और गायब हो गया, तो मैं इस प्रोग्राम में चाहूंगा इस मौजूदगी से फायदा उठाते हुए कि ये हुआ क्या था, जरा इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम कमेंट करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
केबल न्यूज की वजह से प्रोग्राम में वक्त की कमी इस वक्त सामने आ रही है। बहरहाल फरीद साहब, जो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बात पूछी थी, जरा मुख्तसरन बता दी कि ये मामला क्या हुआ है। दुनिया में पेट्रोल सस्ता, पेट्रोल पाकिस्तान में सस्ता भी हुआ और गायब भी हो गया। फरीद साहब जी, असल में 2-3 गलतियां हो गई हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी से, जो पेट्रोलियम डिवीजन की है। उनकी कैलकुलेशंस मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता, वो खुद डिफेंड करेंगे। हमारे साथ तो एज अ पाकिस्तानी ये हुआ कि जब हम देखते थे रोजाना के और खुश होते थे कि पेट्रोलियम की प्राइसेस गिरी और $14 तक आया डीजल और $8 तक पेट्रोल आया, और ये रही थोड़ी देर तक, फिर बढ़ गई। तो हमें ये लगा कि पाकिस्तान में अब हमें भी ये फायदा होगा, लेकिन फॉर रीजंस बियॉन्ड माय कॉम्प्रिहेंशन जब बैन लग गया प्रोडक्ट की इंपोर्ट पे, क्रूड पे, डीजल पे और पेट्रोल पे, तो काफी लंबा अरसे तक वो बैन रहा। उसके बाद इनको लगा कि शायद ये प्राइसेस यही रहेंगी, लेकिन वो वापस चली गई और अब mid-40s में आ गई हैं। तो जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को प्रेशर पड़ा तो उन्होंने पेट्रोलियम की प्राइसेस बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस की। ये रियलाइज नहीं किया कि जो माल पड़ा हुआ है वो तो महंगा वाला है, रिफाइनर्स के पास भी और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास भी। तो उसकी वजह से ये एक जब अलाउ किया उन्होंने, और अलाउ भी ये खासा आपको पता है कि इसके ऊपर टाइम लगता है और ये बड़ा रेगुलेटेड सेक्टर है। तो सब लोगों ने कहा, इनको समझाया, लेकिन ओएमसीज को इन्होंने अलाउ नहीं किया टू देयर सेटिस्फैक्शन, जो चाहते थे। यानी जो प्राइसेस कम हुई थी उस वक्त हमने खरीदा नहीं, और जब प्राइसेस बढ़ गई हैं तो वो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। यासीन लखानी साहब, प्रॉब्लम ये है सर मैं उसके बाद चूंकि मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लूं कि ये ट्रांसमिशन हमारी कल से इकोनॉमिक सर्वे, बजट एंड पोस्ट बजट ट्रांसमिशन, पूरे दिन की ट्रांसमिशन होगी, तो हम उसमें जरूर इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। यासीन लखानी साहब, आपकी तरफ आता हूं, क्या ये बताइएगा कि पिछले 3 महीने में कोविड के हवाले से जिस तरीके से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट ने मुस्तहकम रही, हालात को संभाला, आप मुतमईन हैं? जी हाँ, क्योंकि बाकी दुनिया के मुल्कों के अंदर आप देखें तो मार्केटें बंद की गई, खास तौर पर एशिया के अंदर। और जैसे फारूक ने बताया, हमारे यहाँ पर स्टाफ कम था लेकिन घर से ऑपरेट करते रहे। तो कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं हुई। और इस बीच फारूक साहब, पहली दफा हमने देखा कि अपर साइड पे सर्किट ब्रेकर्स लगना शुरू हुए, पाकिस्तान ने यह भी देखा। देखिए, उसकी वजह ये थी कि जो वैल्यूज इतने गिर चुके थे, जैसा आपने शुरू में बताया कि इस वक्त जो वैल्यूएशन है वो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है। सही, ठीक है जी। फारूक साहब, आपका कमेंट जानूंगा। पहली दफा हमने देखा कि अपर साइड पे सर्किट ब्रेकर लगना शुरू हुए पाकिस्तान की तारीख में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आई थिंक सर्किट ब्रेकर्स का जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट की थी PSX और SECP ने, वो डाउन साइड पे भी और अप साइड दोनों पे उसने एक इफेक्टिव रोल प्ले किया। और पहली दफ़ा हमारी हिस्ट्री में अपर सर्किट ब्रेकर्स लगे, जो कि एक अच्छी फीलिंग थी। अब प्रॉब्लम ये है, अब क्योंकि वक्त सब बहुत ज्यादा कम है, जाते जाते सुहेल साहब आपसे, जो इस वक्त फॉरेन इनफ्लोज आपकी मार्केट से निकल के वापस जा रहे हैं, आउटफ्लो बढ़ता जा रहा है, इसे किस तरीके से रोकेंगे? और क्या ये चेंज ऑफ हैंड्स लोकल में इतना पावर है? नहीं, इसको आप रोक बिल्कुल नहीं सकते, ये दुनिया का ट्रेंड है। और जिस तरह मैंने शुरू में कहा, पाकिस्तान के माशी हालात पहले भी बुरे थे, अब मजीद बुरे हो रहे हैं, तो आप इसको रोक नहीं सकते। मगर द गुड थिंग इज कि पिछले आप देखें 2-3 साल से फॉरेनर्स कंटिन्यूस सेलर्स हैं इन द मार्केट। कोई $1 बिलियन से ज्यादा की सेलिंग आ गई है। और द गुड थिंग इज कि हमारे यहाँ जो इदारे हैं, खास तौर से 2 लोग जो हैं, इंश्योरेंस सेक्टर और फैमिली ऑफिसेज, वो बहुत स्ट्रांग हो गए हैं और वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं सेलिंग को। और ये आप देखें कि मार्केट ने जो रिकवरी दिखाई है 28,000 का लो लगा के, वो इन्हीं की वजह से है। तो मेरे ख्याल में फॉरेनर्स की सेलिंग जो है कोई आप उसको मना नहीं कर सकते। और लोकली एब्जॉर्ब हो रही है मार्केट में, आपकी लोकली एब्जॉर्ब हो रही है, बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो रही है। हाँ। और अब तो ये हालात है कि लोग जो है फॉरेनर्स को फोन करके कहते हैं कि आप बता दें कितना है तो हम एक साथ ले लेते हैं।
तो आई थिंक लोकल लिक्विडिटी जो है ना वो मार्केट को सपोर्ट कर रही है और करती रहेगी, खास तौर से जो इंटरेस्ट रेट गिरा है उसकी वजह से बहुत एग्जैक्टली लाखानी साहब 13.25% से नीचे 5-8% पे आए, लामहला करना पड़ा, हॉट मनी को छोड़ दें, लेकिन अब जरूरत आप क्या समझ रहे हैं कि डोमेस्टिक इकोनॉमी को चलाने के लिए यही आपके पास एक सोर्स बचता है सपोर्ट करने के लिए? इमरान, प्राइवेटाइजेशन की तरफ हमने कोई पहल नहीं की। जो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, तो मैंने उनको एक नारा दिया था तो वो बहुत उसको अप्रिशिएट करते थे, प्राइवेटाइजेशन फॉर द पीपल। और उस जमाने में लॉस मेकिंग कंपनी जैसे यूपीएल, एमसीबी, ये सब अच्छे रेट पे प्राइवेटाइज हुई और कहां से कहां निकल गए। ठीक, फरीद साहब कुछ इस वक्त कहना चाह रहे हैं? इस वक्त मसला ये, प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ सियासी खबरों की वजह से हमें प्रोग्राम में मौका कम मिल सका। नाज़रीन को हम बताते चलें कि कल से हमारी जो इकोनॉमिक सर्वे ट्रांसमिशन होगी, फिर परसों बजट ट्रांसमिशन होगी और फिर उसके बाद लेटर ऑन जो है हम सैटरडे को पोस्ट बजट ट्रांसमिशन करेंगे। तो कैपिटल मार्केट्स के हवाले से फर्रुख साहब, सुहेल साहब, यासीन लखानी साहब और हमारे दीगर जो पार्टिसिपेंट फरीद आलम साहब, मेरी गुजारिश होगी कि एक बार फिर हमें उस नशिस्त में ज्वाइन करें ताकि हम सैर हासिल गुफ्तगू कर रहे एक सेक्टर के हवाले से भी और पूरी मजमूई मुल्की मईशत के हवाले से भी। फिल वक्त आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।